चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन आज है हम लोग को निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें, जिसमें पहला है 144। तो हमको पता है कि अभाज्य संख्या होता क्या है, वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी एक और स्वयं, मतलब वो कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 2 है तो यह क्या हो रहा है, 1 से विभाजित होगा या 2 से होगा। उसी तरह से 3 भी वैसे ही होगा, 5 भी वैसे होगा। अब मान के चलिए 4 है तो 4 तो नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा, ये देख लीजिए, 1 से भी है, उसके बाद खुद से तो है ही है, इसके साथ साथ 2 से भी है, तो एक और स्वयं के साथ साथ दूसरा भी हो गया ना, तो इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या हो जाता है, और ये जो होता है ये अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में इसको व्यक्त करेंगे कैसे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, तो हम लोग 2 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 144 है, 140, हाँ सॉरी, एक नंबर में 140 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे, 2 से लगाएंगे 70 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 35, फिर 2, अब की बार कितना से लगेगा, 5 से, अब 2 से लगा दिया, अब 2 से नहीं लगने वाला है, 3 से तो लगेगा नहीं, अगला है 5, तो 5 से देखेंगे, तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ आएगा 7, अब की बार यहाँ 7 से देंगे, 1 हो गया। अब 140 को क्या लिखेंगे हम लोग, 140 बराबर लिखेंगे, इसी को लिख देते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पर देखते हैं 2 की संख्या कितनी है, 2, 1 2, 2 ठो है, ये 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को पावर 2 और गुना 5 गुना 7, ठीक। इसी तरह से ये भी बन जाएगा 156 वाला भी, आप लोगों के लिए भी होमवर्क में छोड़ देते हैं, अगर यदि नहीं बनेगा तो उसको हम दूसरे दिन जो होगा ना पुनः बना देंगे, तो इसलिए उसको हम 156 को छोड़ देते हैं, 3 नंबर का बना देते हैं। अगर यदि वो नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बना के दे देंगे। तो यहाँ है 38 25, 3 नंबर में 38 25 में कितना से लग सकता है, देखते हैं, यहाँ 3 से लगाएंगे तो लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 अक्का 3, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से देखते हैं, 4 3 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से देखते हैं, 3 अक्का 3, 3 चौके 3 अक्का 3 और 3 चौके 12, अब की बार नहीं लगेगा ना, 5 से लगेगा, तो यहाँ 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएंगे तो 8 5 40, 5 25, फिर कितना से लगेगा इसमें, अब 5 से तो क्या होगा 17, अब शायद, अब इसको लिख देंगे 38 25 को, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पर, सॉरी 17 भी है, तो 3 क्या है 2, तो यहाँ पर इस पे पावर में 2 दे देंगे, 5 भी 2 है तो पावर में 2 दे देंगे, 17 अकेले है तो छोड़ दिए, यही हो गया। अब उसी तरह से ये भी बन जाएगा आप लोगों को, तो ऐसा करते 4 का बना देते हैं और 5 का छोड़ देते हैं आपको होमवर्क के लिए। तो 505 है, 5005 है, तो 5005 है, तो इसमें डायरेक्टली कितना से लगेगा, 5 से, 3 और से तो हमको लग रहा है कि नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 10 5 50, फिर एक 0 डालिए और उसके बाद क्या होगा 1, अब शायद इसमें कुछ और से नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5050 को, 5005 को डायरेक्टली लिख लेंगे, 5 गुना 1001, यही हो गया। उसी तरह से उसको भी कर लेंगे, शायद आप लोग को भी बन जाएगा, ठीक है। तब तो अपने लोग बना के आइएगा, जो नहीं बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे उसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर का करा है, निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि पहली संख्या मान के चलिए हम लोग क्या करते, पहली संख्या को A से लिखते थे, पहली संख्या बराबर A, और दूसरी संख्या को हम लोग लिखते थे
b के रूप में लिखते भी हैं, ऐसे भी दूसरी संख्या b। तो हमारे लिए एक तो सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो, यानी लॉसो गुना मोसो, या इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे तो a गुना b बराबर HCF गुना पहले LCM है, यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई भी हो सकता है, पहले LCM गुना HCF, ये होता है सूत्र। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का जो सूत्र होता है यही होता है। तो अब इसमें हमको एक नंबर में देखना है कि ये है क्या है 26 और 91। इसमें हमको दिखाना है, यही दिखाना है कि a यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो हमको दिखाना है। पहले इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में उससे पहले जो हम लोग HCF निकालते थे वो निकालते थे किससे, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग जानते हैं कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो जिसमें से मान के चलिए एक नंबर में है 26 और 91, 26 और 91 है। तो हम लोग 26 का पहले गुणनखंड कर लेंगे, 26 का 2 से लगेगा, क्या होगा यहाँ 13, और फिर यहाँ पर 13 से लगा देंगे तो 1 हो गया। अब 91 का कर लेते हैं, 91 में कितना से लगेगा 7 से, तो यहाँ हो गया 13। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या 26 बराबर 2 गुना 13, और उसके बाद 91 को क्या लिखेंगे 7 गुना 13। अब दोनों में जो कॉमन आता 13, दोनों में जो कॉमन आता है यही HCF हो जाता है हम लोग को, मतलब दोनों में जो मिलता हो, यहाँ पर 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो HCF बराबर 13 हो जाता है, HCF बराबर 13। अब बाद बाकी LCM बराबर अगर यदि निकालते हैं, LCM बराबर अगर यदि निकालेंगे तो LCM बराबर क्या हो जाता है, ये जो 13 है ये मिला हुआ है इसमें, अब जो भी रेस्ट बच रहा है उसको क्या करते हैं वही HCF में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 7 बच रहा है, तो 2 गुना 7, आप उसके बाद इसको भी कर देते हैं इसमें, तो 13। अब क्या हो रहा है 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 के 2 4 कितना 182 होगा। तो LCM बराबर हो गया हम लोग को, यहाँ पर लिख सकते हैं HCF बराबर सबसे पहले हो गया हम लोग को 13 और LCM बराबर हो गया हम लोग को 182। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का, और ये जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ हम देखते हैं, पहली संख्या क्या था 26, तो यहाँ पर 26 गुना, या सबसे पहले लिख भी देते, सूत्र भी लिख देते, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, यही दिखाना है हम लोग को। तो पहली संख्या A बराबर हम लोग को क्या है 26, और दूसरी संख्या है 91 बराबर HCF बराबर है 13 और LCM बराबर है 182। अब 26 को 91 से गुना कीजिएगा तो 26 का 26 कितना होगा 23 इसको 23 66 बराबर, इसको भी गुना कीजिएगा तो शायद उतना ही होगा 23 66, दोनों हो रहा है बराबर, यही दिखाना था बस। तो इसी तरह से अगला सवाल भी है 510 और 92, इसमें से एक तो हम बना देते हैं, 3 नंबर का हो सकता है, एक तो होमवर्क के रूप में छोड़ देंगे। अगला क्या हुआ, चलिए अब 2 नंबर का देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो अभी तो था हम लोग को ये भी दिखाने के लिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, लेकिन यहाँ पर केवल हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है,
12 को लेना है, पहली जो है 12, 15 और 21, तो यहाँ पर 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 3, अब यहाँ पर फिर 3 से लगाए 1 हो गया, फिर अब क्या कर लेते हैं 15 का भी कर लेते हैं, तो 15 का कितना से लगेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या होगा तो 3, तो यहाँ पर 3 देंगे, तो यहाँ होगा 5, अब फिर 5 से 1, उसी तरह से 21 को क्या करेंगे हम लोग 3 लगाएंगे तो क्या है 3 सतह 21, अब यहाँ 1, सबको क्या कर लेते हैं हम लोग 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, उसी तरह से 15 का भी तो 3 गुना 5, उसी तरह से 21 का 3 गुना 7। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग को कि इसमें क्या होगा, HCF क्या होगा, तो तीनों में देखते हैं कि जो कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ, तो यहाँ हिंदी में उसको कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो हमको HCF आंख बंद करके क्या लिख लेना है, ये 3। अब ये 3 तीनों में हो गया, अब LCM में क्या करना है, ये 3 जो कॉमन लिए हैं इसको एक ही बार लिखना है, ठीक। अब बाद में कि जो भी रेस्ट बच जाता है उसको उसमें गुना के रूप में लिख देना है, या हम ये भी कह सकते हैं HCF जितना है उतना गुना जो अब रेस्ट बचा हुआ है उसको लिख देंगे, तो जैसे ये 2 है तो सबसे पहले 2 दे दिए, फिर एक तो 2 है तो इसको भी दे दिए, उसके बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो यहाँ पर 5 दे देते हैं, उसके बाद 7 आ रहा है तो 7 दे देते हैं। अब इसको गुना कर देते हैं फिर से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 7 6 के 42 यानी 420, तो हम लोग को HCF बराबर हो गया 3 और LCM बराबर हो गया 420। इसी तरह से अगला सवाल भी आसान ही दिख रहा है, वो भी बच जाएगा, शायद ये 2 नंबर हम बना देते हैं, 3 नंबर का छोड़ देंगे आप लोगों को होमवर्क के लिए, वो छोटा छोटा है आप लोग भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला है क्या 17, तो 17 में तो डायरेक्टली 17 से ही लगेगा ना, तो यहाँ पर 1 हो गया, और 23 का तो 23 में भी क्या होगा 23 से ही लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 1, अब उसके बाद 29 में भी कितना से लगेगा 29 से 1 हो गया। अब देख रहे हैं कि और कोई भी लग ही नहीं रहा है, तो हम लोग 17 को दिखाने के लिए आप लोग जिससे क्या करते हैं कंफ्यूज ना कर जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हर एक के संख्या के गुना के रूप में 1 होता है, तो आप लोगों को समझने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 दे देते हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाए। तो 17 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 1, उसी तरह से 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 23 गुना 1, उसी तरह से 29 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 29 गुना 1। अब यहाँ पर हमको HCF क्या होगा, HCF बराबर 1 होगा। अब वैसे हम लोग 1 लिखते तो आप लोग लगता कहाँ से लाए हैं 1 को, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए 1 1 सब में गुना कर दिए ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए। तो HCF बराबर हो गया हम लोग को 1। अब LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर जो रेस्ट बचता है उसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को छोड़ ही देते हैं। अब क्या करना है, ये 17 गुना 23 गुना 29, अब यहाँ पर 17 और 23 को गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा ऐसे, मान के चलिए 17 तिया 51 के 1, अब उसके बाद 17 दूनी 34 अब 5 39, और उसके बाद 29 से इसको गुना करेंगे तो 9 कितना हुआ 11,339, ये आपका क्या हो गया LCM, और HCF क्या हो गया 1 हो गया। अब आप लोग के लिए एक तो सवाल ये बचा हुआ, ये आसान ही होगा, आप लोग बनाना चाहे बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में करके बोल दीजिएगा, हम उसको भी पूरा कर देंगे। ठीक है, लिखिए तब तक। चलिए 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में है HCF 306 और 657 का है 9, यानी 306 और 657 जो है इसका क्या कहते हैं HCF जो है वो 9 है, तो कह रहा हमको LCM निकाल के क्या होगा किसका 306 और 657 का। इससे पहले हम लोग एक तो सूत्र लिखे थे क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या
संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब यहाँ से देखिए पहली संख्या मान के चलिए हमको, अब यहाँ से वहां पर दिया हुआ है LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो हम लोग को मान के चलिए एक चीज आप लोग को बताते हैं, अगर यदि मान के चलिए हमको LCM दिया हुआ है या HCF दिया हुआ है तो LCM निकालना है, तो LCM बराबर के लिए क्या होगा, अब यहाँ से HCF दिया हुआ है ना 9, तो LCM को अगर यदि LCM को इधर रखेंगे, HCF को इधर ले आएंगे, तो ये गुना में है तो इधर आके भागा में होगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, LCM बराबर क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे में HCF। अब इसी तरह से देखिए अगर यदि HCF हमको दिया हुआ रहता, वो क्या कहते हैं, अभी तो HCF ही दिया हुआ है 9, LCM बराबर दिया हुआ रहता, तब HCF बराबर जब हमको निकालने के लिए होता तो उस स्थिति में भी वही होता, यानी HCF बराबर हो जाता पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। अगर यदि मान के चलिए हमको LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, निकालना है पहली, एक तो दिया हुआ रहेगा पहली संख्या, तब क्या करेंगे, तो तब पहली संख्या दिया हुआ रहेगा, दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो LCM गुना HCF बट्टे में आ जाएगा कौन, पहली संख्या। वही अगर यदि दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, पहली संख्या हमको निकालना है, तो पहली संख्या बराबर सूत्र हो जाएगा LCM गुना HCF बट्टे में दूसरी संख्या। ठीक है, इसी तरह से बनता है सारा का सारा सवाल। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं पहली संख्या हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहली संख्या है हम लोग को 306 और दूसरी संख्या है 657, तो हम लोग लिखते हैं इसको 306 गुना 657। HCF है हम लोग को 9। अब यहाँ से काटते हैं, इसको देखते कटता है 9 तिया 27 और उसके बाद 9 चौके 36, कट गया। अब इसको गुना कर देते हैं, जो बचता है रेस्ट, तो 34 गुना 657 देख लेते गुना करके, 657 गुना 34 कितना होगा, 7 चौके 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 चौक 24, 2 26, उसके बाद 7 21 1, 5 15, 2 1 और उसके बाद 7 18 1 19, अब 8 2 1 3 7 13 3 1 9 2 11 1 12 2 उसके बाद 22,338 22,338 हम लोग लिख सकते हैं नीचे में। अतः LCM निकाले हैं, तो LCM बराबर हम लोग को हो गया 22,338। बस यही होगा सूत्र इसका। ठीक है, अब इसी तरह से कोई भी चाहे LCM हो कि HCF हो, जो भी निकालना है वही सूत्र लगाएंगे और बनाएंगे। फिर से एक बार आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर मान के चलिए इसमें और एक कोई भी सवाल इस टाइप का नहीं है, तो इसलिए हम बता देते हैं। अगर यदि मान के चलिए हमको LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और पहली संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे। अब यहाँ से आप ही लोग देखिए, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या क्या है, इसमें गुना में है, LCM और HCF दिया हुआ है, तो ये इधर गुना में, तो इधर जाके भागा में हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा और पहली संख्या हमको निकालना था। अभी क्या है कि पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो तब क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये उठ के इधर से आएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे में पहली संख्या। उसी तरह से इससे भी अगर यदि LCM में या HCF में कोई एक दिया हुआ रहेगा, तो उधर से वो आकर के इसमें बाय के रूप में, मतलब बट्टे के रूप में हो जाएगा। LCM दिया हुआ रहेगा तो LCM आके इधर हो जाएगा, HCF निकल जाएगा तब, या HCF दिया हुआ रहेगा, LCM निकालना है तो वो आकर के इधर नीचे में और नीचे में हो जाएगा बाय के रूप में। बस इसी तरह से। चलिए एक सेकेंड समझने के लिए देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हम पहली संख्या को A मान लिए, ठीक है, और दूसरी संख्या को B मान लिए। HCF और LCM तो है ही है, HCF और LCM, ठीक है। अगर यदि मान के चलिए हमको HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, तब क्या हो जाता है, LCM बराबर होगा यानी A गुना B बटे HCF।
कहने का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। उसी तरह से अगर यदि हमको HCF निकालना है, LCM दिया हुआ है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा A गुना B बटे में हो जाएगा हमको क्या, LCM। उसी तरह से देखते हैं इधर, अब मान के चलिए LCM और HCF दिया हुआ है, इसमें से एक संख्या दिया हुआ है दूसरा संख्या नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तब हो जाएगा मान के चलिए A बराबर पहली संख्या निकालना है तो तब क्या हो जाएगा LCM या HCF कोई भी पहले लिख सकते हैं, तो LCM गुना HCF हाँ HCF अब बटे में क्या हो जाएगा B होगा। अब उसी तरह से B अगर यदि निकालना होगा तो वही LCM गुना HCF बटे में A। यही इसका चारों फॉर्मूला है, इसी पर सारा का सारा सवाल बनता है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और जो भी इस तरह का सवाल आएगा उसको बनाएंगे। जो भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 5 नंबर का है, कराए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यदि 6n देंगे, n का मतलब क्या, प्राकृत संख्या, n मतलब प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या होता कहाँ से है, 1 2 3 ऐसे करके आगे। तो मतलब अगर यदि पावर में 1 2 3 4 5 या कोई ऐसी संख्या रखेंगे जो कि शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो शून्य पर समाप्त का मतलब क्या, वो भी समझ लीजिए, यानी 0, इकाई अंक 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को पता है किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए उसका जस्ट विपरीत मान लेते हैं। जस्ट विपरीत का मतलब अगर यदि हमको सिद्ध करना है क्या, 6 पे पावर अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, ये तो नहीं होगा, लेकिन इसका जस्ट विपरीत मान लेते हैं क्या, कि 6 पे पावर n जो है वह शून्य पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना यदि ऐसे लिख लेते हैं, यदि संभव हो तो माना 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब यहाँ पर n बराबर क्या, प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a बराबर मान लीजिए 6 पर पावर n, ठीक। तो अब 6 पर पावर n है तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 6 पर पावर n यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3। तो 2 गुना 3, तो यहाँ पर 2 पर यहाँ n है तो बराबर में हो गया ये तुमको 2 पर पावर n, क्या कहते हैं उसके बाद 3 पर पावर n। अब एक चीज हम लोग को पता है कि कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर यदि कोई भी संख्या को इकाई अंक शून्य होना चाहिए तो उसको क्या होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 होनी चाहिए, 2 और 5 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यहाँ पर क्या है, 3 है। अगर यदि कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर यदि उसको आप देखिएगा कि शून्य पर समाप्त हो रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें 2 और 5 अवश्य ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आप लोग को 1 2 तो दिखाते हैं, जैसे 20 से ले लेते हैं। 20 में क्या है, 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगा दिए तो 5, यानी 5 आ रहा है। उसी तरह से जो भी संख्या लीजिएगा, 30 लीजिए, 40 लीजिए, 50 लीजिए, उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में कम से कम 1 5 और 1 2 आना चाहिए, तभी जाकर के वह शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए
के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में दो और 5 होनी चाहिए, जबकि 6n के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 हैं परंतु 5 नहीं है। इसलिए 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यानी 6n जो होगा वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 3 आ रहा है, और 0 होने के लिए, इकाई अंक 0 होने के लिए हमको क्या जरूरी है? 2 और 5। 2 और 5 नहीं तो 0 नहीं। इसलिए किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों आवश्यक होता है। या एक अकेला 2 रहेगा फिर भी नहीं होगा, और एक अकेला अगर यदि 5 रहेगा फिर भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए 2 और 5 दोनों का जरूरत है। अगर यदि 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है तो वह संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को ये क्या हो गया? 6n जो होगा वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरह से और भी सवाल आता है इसमें, आप लोग सब में यही तरीका लगता है, तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। और बस यही चीज को ध्यान में रखना है कि 2 और 5 को देखना है। 2 और 5 दोनों नहीं मिल रहा है तो समझ लेना है कि यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस एक ही तरीका है इसका। चलिए तब तक आप लोग इसको नोट कीजिएगा तो कीजिए। चलिए 100 नंबर का है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग मान लेते हैं इसको A, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे B। तो सबसे A वाला को पहले बना लेते हैं, उसके बाद B वाला को बना लेंगे। तो यहाँ माना A बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को सिद्ध करना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ये 7 गुना, अब इसमें देखिए 13 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो आप लोगों को समझदारी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार और लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13, और यहाँ पर 13 जो है यहाँ पर इसको गुना में 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1 से अगर यदि गुना भी करेंगे तो 13 का 13 ही होगा। अब यहाँ पर 1 लाएंगे वैसे तो आप लोग को लगेगा कि 1 कहाँ से आया है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ 1 दे दिए। 1 देने पर क्या होगा, अब कॉमन लेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ से 13 जब निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है, 7 गुना 11 प्लस 13, यहाँ से निकल गया, क्या बच रहा है अब 1। अब आप लोग को पता होगा 13 और उसके बाद 7 गुना 11, 11 7 77 जोड़ 1 कितना हो गया 78, ये 78 हो गया। अब इसको लिखेंगे 13 गुना 78। अब 78 को क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही कर लेते हैं। 2 से लगाए तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 से लगेगा, अब 3 से लगाएंगे 13, बस या दे सकते हैं यहाँ ये भी। अब इसको 78 को क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग 13 गुना
78 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ इसको फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 पर पावर 2। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का परिभाषा क्या कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। और 2 गुणनखंड कौन कौन? एक और स्वयं। लेकिन यहाँ पर एक और स्वयं के सिवा देखिए 2 भी है, उसके बाद 3 भी है और 13 भी है, तो इसलिए यह क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि एक अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए अधिक है यही लिख देते हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब क्या करना चाहिए? बी, इसको भी बना देना चाहिए। चलिए अब इसको ये ए वाला हो गया, अभी सेकंड वाला को बी मान लेते हैं। ये भी उसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग फिर यहाँ लिख लेते हैं, माना बी बराबर क्या होगा? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब यहाँ से हर बार क्या लिखे उसको? 5, इसमें भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से 5 क्या करते हैं हम लोग? कॉमन के रूप में ले लेते हैं। तो क्या बच रहा है अब? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ दिखाए थे आप लोगों को 13 गुना 1 कर दिए थे, क्योंकि 1 तो हर एक में होता है। तो अब यहाँ से 5 जब निकाल लिए तो यहाँ 1 बच गया। अब फिर से वही तरीका 5 गुना, अभी सबको गुना कीजिएगा तो 7 के 42, अब 42 चौके 4 चौके 16 2 चौके 8 यानी 400। हाँ तो कितना हो गया? 7 42 करते जाते हैं। 42 गुना 4 तो 4 दूनी 8 4 चौके 16 168। अब उसके बाद 3 से कर लेते हैं, 8 3 24 2 अच्छा 18 2 20 3 2 5। अब उसके बाद क्या बच रहा है? 2 से गुना करेंगे तो 1008 होगा, ठीक है। अब उसके बाद 1 से करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 1008 जोड़ 1। अब 1008 में क्या करेंगे हम लोग? 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1009। क्या 1009 में अब यहाँ से हमको तो यही पता चल रहा है कि इसके गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि यह जो होगा भाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 भी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दी गई संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है। दी गई संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य होगा। ये है पहला वाला का पार्ट, यहाँ से यहाँ इधर, और ये है दूसरा वाला का पार्ट। अगर यदि ये है रफ वाला कार्य, तो आप लोग तब तक इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नोट कीजिए। बैठो। यहाँ देखिए अब 7 नंबर में है, करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय
पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चले तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि वृत्ताकार रिंग है, रिंग का मतलब समझते, जहां पर दौड़ता है आदमी, तो मान के चलिए यहाँ है, ये आपको हो गया वृत्ताकार रिंग। अब यहाँ से ये दोनों क्या किया, दौड़ना शुरू किया। यहाँ से ये रवि है, ये एक तो क्या सोनिया है। अब ये रवि का जो रफ्तार है ये थोड़ा तेज है, क्यों? क्योंकि ये 18 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है और ये जो है ये 12 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रवि जब तक में जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तब तक सोनिया उससे कुछ पीछे ही रहेगा। यहाँ पर ये रवि है, तो रवि को कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 12 मिनट, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर आने में इसको 12 मिनट लग रहा है, और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रवि का रफ्तार जो है वह तेज है और सोनिया का थोड़ा कम है। तो अब मान के चलिए जब दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करेगा तो ये रवि जो है 12 मिनट में यहाँ आ जा रहा है, तो सोनिया जो है वो 18 मिनट में आ रहा है। तो सोनिया इसका मतलब 12 मिनट में कहीं यहीं इधर इसी के आसपास में रहेगा, यहीं रहेगा। रवि तब तक में वहां चल जाएगा, फिर से ऐसे करेगा तो अगली बार में सोनिया मान के चलिए यहाँ रह गया, रवि तब तक में क्या होगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, जब रवि एक चक्कर इससे अधिक मार देगा, सोनिया उससे एक चक्कर कम रहेगा, तब उस जाके इस जगह पर दोनों मिलेगा, तब तक में चलते रहेगा। तो अब वो उसको निकालेंगे कैसे, तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, उस समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पहला जो है कितना है 18, तो 18 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और 12 का एलसीएम। तो आवाज गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं। तो 2 से लगा दिए तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर 3 से लग रहा है यहाँ 3 3 1, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 6 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा अब की बार कितना 2 3। अब यहाँ से 18 बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 और 12 बराबर होगा हम लोग को क्या 2 गुना 2, ठीक है 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें देखना है फिर वही तरीका कि मतलब एचसीएफ ने निकालना है, अब की बार निकालना हमको एलसीएम है। तो एलसीएम के लिए जो जोड़ा लग रहा है ये दोनों में कॉमन है, उसको एक ही बार करना है गुना। आप लोग को बताए थे इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते, तो बाद बाकी इसको दोनों को एक ही बार लिखेंगे, बाद बाकी जो रेस्ट बचता है उसको फिर से गुना के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर लिख लेते हैं, 2 भी है कॉमन, सॉरी यहाँ पर 2 भी है, तो 2 भी है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। अब जो रेस्ट बचता है इसको फिर से लिख देंगे। तो सबसे पहले यही जो दोनों में कॉमन है उसको कर लेते हैं, तो 2 गुना 3। अब रेस्ट कौन कौन बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, तो फिर से 2 गुना 3। यहाँ से अब गुना कर लेते हैं इसको, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 36 मिनट बाद मिलेगा। कब मिलेगा, 36 मिनट बाद। बस इतना ही था ये पूरे एक्सरसाइज सवाल इसमें। अब सब तो लगभग में कुछ जो होमवर्क के रूप में बचा है आप लोग उसको बनाइएगा, जो नहीं बनने वाला वैसे तो सब बनने वाला है, आसान सा ही सारा का सारा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा, जो जिसको नहीं बनेगा उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वो भी आपको बना करके और यहाँ पर डाउनलोड कर मतलब लोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको फिर से। और या जो भी कहीं पर और अगर यदि कहीं से सवाल 10th के अंतर्गत कोई भी सवाल में आपको दिक्कत होता है तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।